नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो श्रृंखला मैं लेके हुए आया हूं आपके सम्मुख से वो उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस श्रृंखला के 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब ये आज उसी क्रम में तीसरी वीडियो आपके सम्मुख से लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी छात्र छात्राएँ चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उनके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला का पहले नंबर का प्रश्न है। इसका जो पहले नंबर का जो प्रश्न है वो गिंदी मेला कहाँ लगता है। जो ये मेला लगता है ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत लगता है, ठीक है, पौड़ी जनपद के अंतर्गत ये लगता है। अब दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है 102 नंबर का जो क्वेश्चन है वो श्री बद्रीनाथ धाम दर्पणा पुस्तक के लेखक हैं। जो बद्रीनाथ धाम पर जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके जो लेखक हैं वो शिवराजा सिंह रावत जी हैं इसके लेखक। अब तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की तीजनबाई नाम से पुकारा जाता है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो तीजनबाई नाम से किसे पुकारा जाता है वो कस्तूरी देवी को जाना जाता है इस नाम से, ठीक है। अब चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो टेहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी। जो टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत जो प्रताप हाई स्कूल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो किसके समय की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ये उस समय के जो शासक थे या उनके द्वारा ये हाई स्कूल की स्थापना की गई थी। ये कीर्ति शाह द्वारा यहाँ पर टिहरी जनपद के अंतर्गत प्रताप कॉलेज स्कूल की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 1941 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। अब जहाँ तक मैं बात करूँ, कभी क्वेश्चन आ जाता है गढ़वाल मोटर्स के ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस लिए हुई और क्यों हुई, कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये उत्तराखंड के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देना और यहाँ पर इंडस्ट्रियों की स्थापना हो सके, इसलिए गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन की यहाँ स्थापना की गई थी, ठीक है। अब छठे नंबर का जो प्रश्न है वो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री को जोड़ता है। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गंगोत्री को जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई दफ़े पेपरों में आ चुका है। ये जो श्रृंखला में लेके हुए आया हूँ ये ऐसे प्रश्न मैं छांट के लाया हूँ जो कई दफ़े एग्जामों में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए ये प्रश्नावली में आपके समक्ष लाया हूँ। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री को जोड़ता है। ये है आपका NH 108। ये राष्ट्रीय मार्ग जो गंगोत्री को है इसको जोड़ता है, ठीक है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप लोग इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या किसी टॉपिक पर यदि आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब 7वें नंबर का जो प्रश्न है राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है, ठीक है। ये जो जगवाल उत्तराखंड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसपे चलचित्रों के माध्यम से उत्तराखंड को एक नया आयाम, एक नया दिशा, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ एक नई पहल थी, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है इसको, जगवाल उत्तराखंड की कौन सी फिल्म है, पहली, द्वितीय, तृतीय, चौथी। तो आपको ये लिखना है कि ये प्रथम, राज्य की प्रथम फिल्म है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये जो दर्रा है वो किस जनपद के अंतर्गत आता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा प्रारंभ होती है वो पिथौरागढ़ जनपद से प्रारंभ होती है और जो ये दर्रा है ये लिपुलेख दर्रा से होकर ये आगे को कैलाश मानसरोवर की तरफ, तिब्बत की तरफ वो ये बढ़ जाती है, ठीक है। अब 9वें नंबर का जो प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब जहाँ पर पुरुष और महिलाओं की जो
दर है लिंगानुपात की वो बहुत अच्छी है, वो है अल्मोड़ा, जहाँ पर सर्वाधिक तौर पर 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड कहाँ स्थित है। आप सभी लोगों को पता होगा, ये लाल कुएं के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लाल कुआं किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये उधम सिंह जनपद के अंतर्गत लाल कुआं आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई और किसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ये जो नमामि गंगे अभियान की जो शुरुआत हुई थी, ये 7 जुलाई 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब 12वें नंबर का जो प्रश्न है, आगल गोरखा युद्ध जो 1814 में काठमांडू पर अटैक किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था। वो जो उस समय जो गोरखाओं पर जो युद्ध में अटैक किया गया था काठमांडू से होते हुए, जब ये आगे को बढ़ रहे थे, तो मेजर माले द्वारा इस पे अटैक किया गया था। तब से यहाँ पर एक प्रकार से गोरखाओं और ब्रिटिश हुकूमत में कहीं ना कहीं तकरार देखने को हमें मिली। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। एक वर्ष में जितना भी कार्य आयोग के अंतर्गत होता है, तो वो सारी रिपोर्ट, चाहे वो वित्त की हो या चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र की हो या फिर कार्मिक विभाग से संबंधित हो या फिर भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हो, जितने भी एक वर्ष में जितना भी कार्य होता है राज्य के लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट का पूरी आख्या जो बना के जो भेजती हैं, वो राज्यपाल को ये सपुर्द करते हैं, ये राज्यपाल को ये सबमिट होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 114वें नंबर का, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है ये। यदि मैं बात करूँ समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत, ग्रुप 5 और वीडियो के अंतर्गत भी पूछा गया है, ये सहायक समाज कल्याण अधिकारी के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, ये कहीं ये पुलिस के जो पेपर हुए थे असाई का, उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। इंसाइक्लोपीडिया है उत्तराखंड की, तो वो किसके द्वारा लिखी गई। ये शिव प्रसाद डबराल द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड का संपूर्ण जानकारी है, चाहे प्रागैतिहासिक से वर्तमान समय तक जितना कुछ उत्तराखंड के अधीन है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। एक ही किताब के अंतर्गत सारा कुछ उत्तरापूर्ण उत्तराखंड इसके अंतर्गत समावेशित है। अब अगला प्रश्न है 115वें नंबर का जो प्रश्न है, ये भोटिया जनजाति शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं। ठीक है, अब जो भोटिया होते हैं, जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत रहते हैं, जो धारचूला मुनस्यारी इन क्षेत्रों पर ये रहते हैं, तो ये भोटिया जो जनजाति होती है, ये शीतकालीन आवास को मुनसा कहते हैं, क्योंकि ये 6 महीने क्या करते हैं, ये जहाँ 6 महीने नीचे की तरफ बढ़ के आता है, जब गर्मियों का सीजन होता है तो ये ऊपर अपने गंतव्य स्थान की तरफ ये बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इसी से रिलेटिव, कौन सी जनजाति ऋतु पर वास करती है। ये भोटिया जनजाति शीतकालीन आवास पर वास करती है। ठीक है, जिसको हम मुनसा कहा जाता है। अब 116 नंबर का जो प्रश्न है, वो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। कभी क्वेश्चन आ जाता है किस स्थान पर स्थित है। देखिए इसमें क्या लिखा है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है, किस स्थान पर स्थित है ये पूछा गया। ये रुद्रपुर के अंतर्गत स्थित है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना किस जनपद के अंतर्गत हुई है। ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये हुई है। अब अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस सन में हुई थी। ये 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कुमाऊं रेजिमेंट जो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत रानीखेत में स्थित है। ठीक है, जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई ये 1945 में, यदि हम कहें
कुमाऊं रेजिमेंट ने अपने कई युद्धों में प्रतिभाग किया है। यदि हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध में भी कुमाऊं रेजिमेंट ने भरपूर रूप से अपना योगदान दिया था, कारगिल युद्ध में भी, और कई ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट ने अपना प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अब बात करते हैं नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब ये कई लोगों ने ये प्रश्न को पहली दफ़े सुना होगा, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है ये नाहन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत है और ये जो श्रृंखलाएं हैं ये हल्द्वानी के अंतर्गत देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, अब राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राज्य का पूछ रहा है। ठीक है, अब राज्य का राष्ट्रीय जो उद्यान है जो सबसे बड़ा है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। अब 120वें नंबर का जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मगर दिखने को छोटा है, मगर कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसाऊ बांध है या किसाऊ बांध स्थित है, ये देहरादून जनपद के अंतर्गत ये बांध स्थित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 121वें नंबर का जो प्रश्न है, जागेश्वर धाम के पास बहने वाली नदी का क्या नाम है। देखिए इसमें मैंने सिंपल सा लिखा है क्वेश्चन कि आप लोग इसे समझें। जो जागेश्वर के जो पैरेलल जो नदी बहती है उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का जाट गंगा उस नदी का नाम है। ये कई दफ़े पूछा गया है। यदि मैं बात करूं 2011 में जब मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया था तो उसके अंतर्गत मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये प्रश्न के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, तो ये प्रश्न मैं गलत बता दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। अब जो बात कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है जाट गंगा नदी किस जनपद के अंतर्गत स्थित है और किस स्थान पर स्थित है। जो जाट गंगा है वो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है। ये जाट गंगा नदी और जो जागेश्वर धाम के पैरेलल में ये स्थित है। ठीक है, अब 22वें नंबर का प्रश्न है, आसान बैराज किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। ये देहरादून जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब 123वें नंबर का जो प्रश्न है, वो देश का पहला साइबर थाना स्थित है, वो है आपका देहरादून के अंतर्गत स्थित है। 25 मार्च 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। ये देश का पहला साइबर क्राइम थाना के तौर पे से स्थापित किया गया था। कभी क्वेश्चन आ जाता है देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत साइबर थाना की स्थापना कब हुई। ये 25 मार्च 2015 को स्थापित किया गया था। ये देश का पहला साइबर थाना नियुक्त किया गया था। अब कभी क्वेश्चन आएगा कि आपके दिमाग में ये साइबर थाना होता क्या है। आज का वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो जिस प्रकार से हम आधुनिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो उस आधुनिकता के अंतर्गत साइबर थाना की अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम अपने आप को आधुनिकता के समावेशित आघोष में लेके जा रहे हैं, उसमें आप लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ये ऑनलाइन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग आपके उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है, कभी कोई फ़ोन आता है कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल में 3 नंबर का डिजिट का कोड आया होगा या इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप क्या होता है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि बैंक से फ़ोन आ रहा है, तो उसमें क्या होता है आपकी जितनी भी रकम होती है, जो आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, वो क्या होती है, वो लोग उसको पा लेते हैं और आपकी जो करेंसी है उसे निकाल लेते हैं। तो इसकी शिकायत के लिए साइबर थाने की स्थापना की गई थी, जहां पर इन मामलों की इसमें जांच होती है। ठीक है, अब आते हैं कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को मैं दूसरी तरफ से भी घुमा सकता हूं।
कामेत पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ये इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, ये समुद्र तल से बता रहा हूं मैं आपको। अब 125वें नंबर का प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्र पात्र है, ये जो उकेरा गया है, ये किस भाषा में उकेरा गया है? ये पाली भाषा में से उकेरा गया है। ठीक है, जो ये प्रश्न है इसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है, जो पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखा गया है, ये होना चाहिए था। मैं इन प्रश्नों को घुमा के आपके सम्मुख से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो ये ताम्र पात्र में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो पाली भाषा का इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब 126वें नंबर का 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, अब ये जो प्रथा है ये कहाँ प्रचलित है ये बताना है। ये थारू जनजाति के अंतर्गत ये प्रथा प्रचलित है। अभी क्वेश्चन इसको किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये देखिए, 3 टिकटी प्रथा किस समुदाय के अंतर्गत प्रचलित है? ये थारू जनजाति समुदाय के अंतर्गत ये प्रचलित है। 127वें नंबर का जो प्रश्न है, विंसर वन्य जीव विहार स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये वन्य जीव विहार स्थित है, जहाँ पर आपको दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष, औषधि और जीव जंतुओं का संरक्षण इस वन्य जीव विहार के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वातावरण सघन और पर्याप्त मात्रा में विभिन्नताएं, और यदि मैं बात करूं प्रकृति की, यहाँ पर अनमोल छटा देखने को प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 128वें नंबर का जो प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रिका का क्या नाम है और किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है। जो क्वेश्चन मैंने आपके सम्मुख से जो पुटअप किया है वो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रिका का किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये जय सिंह रावत द्वारा इसको संपादित किया गया था, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, अब 129वें नंबर का जो प्रश्न है वो उत्तराखंड की प्रथम महिला जो IAS की परीक्षा जिन्होंने पास की थी उनका नाम बताना है। सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा जिस महिला ने पास की थी उत्तराखंड से, वो है ज्योति राव पांडे द्वारा पहली दफे उत्तराखंड से IAS की परीक्षा पास की गई थी। ठीक है, अब इस प्रश्न को कभी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड की किस महिला ने इस परीक्षा को पास किया? ये ज्योति राव पांडे हैं। अब क्वेश्चन ही देखिए, उत्तराखंड से बात करें, कभी क्वेश्चन जो UPSC की जो बात करें उसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब 130वें नंबर का जो प्रश्न है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, कहाँ स्थित है? ये देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की यदि मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक और इन चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, भूमि से संबंधित इसके अंतर्गत ये सर्वेक्षण किया जाता है संपूर्ण भारत में या उत्तराखंड के अंतर्गत। अब आते हैं 131वें नंबर का प्रश्न, IIM की स्थापना की गई थी। IIM की जो स्थापना की गई थी वो जनपद का नाम है आपका काशीपुर के अंतर्गत IIM की स्थापना की गई थी। अब राज्य डिजाइनर केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? काशीपुर में। अब ये प्रश्न को दूसरी दफे से हम देखें, उत्तराखंड में फैशन डिजाइनिंग का केंद्र कहाँ स्थित है? वो काशीपुर में स्थित है। ये उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला 133वें नंबर का जो प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान स्थापित है, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थापित। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित चीज़ों का इसमें
परीक्षण किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक नई तकनीकों के माध्यम से फसलों को उत्पादित करने के लिए अलग अलग तरीके खोजते हैं। और उत्तराखंड की क्लाइमेट के अनुसार यहाँ पर अलग अलग ब्रीडों को तैयार किया जाता है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आ सके। यहाँ पर बहुत सी औषधियाँ या कहें पेड़ पौधों की भी यहाँ पर संरक्षण प्रदान होता है, और ये एक प्रकार से कृषि के क्षेत्र में क्रांति का कार्य कर रही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 134वें नंबर का जो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है, ये मसूरी के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, ये भारत का एकमात्र आईएएस को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो यूपीएससी की जो परीक्षा पास करके जाते हैं, उसके पश्चात जब वो परीक्षा पास हो जाती है तो उसके पश्चात इस एकेडमी के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके पश्चात वो देश की विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अब 135वें का नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है, किस जनपद के अंतर्गत है? ये है देहरादून जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। अब 136वें नंबर का प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी स्थित है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब ये भारत का एकमात्र वन अकेडमी है जो देहरादून जनपद के अंतर्गत स्थित है, वो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है। यदि मैं बात करूँ इस अकेडमी की, तो ये संपूर्ण रूप से ये लकड़ी का बना हुआ ये अकेडमी है, जहाँ पर जो वनों के क्षेत्र में, यदि हम कहें पर्यावरण के क्षेत्र में या वनों के संरक्षण के क्षेत्र में, जितने भी या रेंजर या फॉरेस्ट गार्ड, ये जितने भी चीज़ें होती हैं जिनकी नियुक्ति होती है, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, और यहाँ पर एक म्यूजियम भी स्थापित है। ठीक है, अब आते हैं 137वें नंबर का प्रश्न, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये किस महिला को ये समर्पित है? ये अंजलि सेन टेहरी जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देख लीजिए। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से ये कह रहा है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अब प्रौद्योगिकी स्थान की बात करें, ये किस जनपद के अंतर्गत स्थित है? ये श्रीनगर जनपद नहीं, श्रीनगर में ये स्थित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये खोटानी में स्थित है। अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद के अंतर्गत स्थित है? ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत है। और किस स्थान पर स्थित है? ये खोटानी पर ये स्थित है। ठीक है, अब 140वें नंबर के जो प्रश्न की बात करें, तो उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जनपद के अंतर्गत हुई थी? यह स्थित है, ये गोपेश्वर में ये इसकी क्या हुई, इसकी स्थापना की गई थी। ये सेंटर, ये इंस्टीट्यूट गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब 141वें नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान है, ये ऋषिकेश के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, पुनः इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, ये ऋषिकेश के अंतर्गत स्थित है, जिसे IIM के तौर पर हम जानते हैं। अब उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह रुड़की के अंतर्गत ये स्थित है। अब जनपद की बात करेंगे तो यह हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अब 144वें नंबर का जो प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेहरू पर्वतारोही संस्थान स्थित है, ये आपके कहाँ स्थित है या इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1965 में
इसकी स्थापना हुई और ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 145वें नंबर का जो प्रश्न है, पेडिक सेमेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय है, ये कहाँ स्थित है? ये भीमताल में स्थित है। ये किस जनपद के अंतर्गत स्थित है? ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों की तितलियों का संग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है। अब 140वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड चाय बोर्ड विकास संस्थान की स्थापना किस जनपद के अंतर्गत स्थित है? ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। अब द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? वो सतीश रंजन दास दून स्कूल के क्या थे? संस्थापक के तौर पे ये थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुल्ली बैगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा ये कुल्ली बैगार प्रथा के बारे में ये पुस्तक को लिखा गया है। इससे पूर्व की वीडियो में भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। अब 149वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें कह रहा है, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वो जेसी फ्रेंच द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें हिमालय के बारे में बहुत अच्छी बातें या कहें ऐसी दुर्लभ चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अब 150वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई दफ़े प्रश्नों पर पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो ये कह रहा है कि गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो गढ़वाल पेंटिंग की जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी है? ये मुकुंदी लाल द्वारा लिखा गया। कभी क्वेश्चन आ जाओ, उत्तराखंड से सुप्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है? वो मुकुंदी लाल है, जिन्होंने एक उत्तराखंड के एकमात्र जो आधुनिक चित्रकारों की जो श्रेणी में थे। तो ये मुकुंदी लाल द्वारा गढ़वाल पेंटिंग के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। ठीक है। जिसके अंतर्गत पहाड़ी शैली के अंतर्गत हमने देखा कुमाऊनी और गढ़वाली, और क्या अगर हम पहाड़ी शैली या देखें हम बूरी शैली या राजस्थानी शैली इत्यादि शैलियों का जो समावेशी थे, उन्हीं के संग्रह में मुकुंदी लाल द्वारा भी अपनी कला का प्रदर्शन किया गया था। अब अगला प्रश्न, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये 15 जनवरी 2009 को इसको विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अब रिंगाल का उपयोग किया जाता है, ये कालीन, टोकरी इत्यादि चीज़ों में इसको बनाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये रिंगाल क्या होता है? ये जो रिंगाल होता है ये एक प्रकार से बांस की तरह होता है। इससे इनको छील के पतली से इसकी स्टिक बना के ये इससे कालीन या टोकरी या इत्यादि चीज़ें बनाई जाती है। रिंगाल के जो घास के मैदान होते हैं इस प्रकार की ये